हम पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर आई थिंक हमने लास्ट टाइम कहाँ तक की थी, 100 थे ना। अच्छा ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया कि संविधान का संशोधन नंबर 100 किस बारे में था, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत कुछ लैंड इंडिया की बांग्लादेश को दे दी और कुछ उन्होंने हमें, ताकि बॉर्डर का मसला सॉल्व हो जाए। यदि आपके और आपके पड़ोसी के बीच में लैंड का झगड़ा हो तो वो बेहतरी किसमें है? बेहतरी इसमें है कि ले दे के बात खत्म करो, थोड़ा आप रख लो, थोड़ा आप यहाँ से हमें दे दो और बात खत्म करो। तो वो बात खत्म की गई बांग्लादेश के साथ। और आप जानते हैं कि कोई भी भूमि का हिस्सा किसी देश को देना हो या उससे लेना हो तो संविधान में संशोधन करना पड़ता है। वो 100वां था। नाउ 101 अमेंडमेंट एक्ट, आज का टॉपिक नंबर 1। साल डाल दो 2016 और इसके अंदर 101वां संशोधन, या इसे कहते हैं अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 101वां संशोधन हुआ। तो क्या हुआ इससे? हाँ बिल्कुल सही, जीएसटी लाया गया। इस संशोधन से भारत में एक नई कर प्रणाली आ गई, अ न्यू टैक्स रिजीम। नई कर प्रणाली से भारत में आई, मीन्स अंग्रेजी में कहें तो न्यू टैक्स रिजीम। न्यू टैक्स रिजीम का मतलब ये हुआ हिंदी में कि नया कर प्रणाली भारत में आ गया। हाँ जी, हाँ जी। अब कर लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। हाँ जी, हाँ जी। तो नई कर प्रणाली आई, सही, नई कर प्रणाली आ गई देश में। एक्चुअल में जो बात है वो तो है जीएसटी की, कि नई कर प्रणाली क्या थी? जीएसटी। बेसिक क्वेश्चन इज, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे हिंदी में कहते हैं वस्तु और सेवा कर। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर। एक तो बात ये है। अगली बात क्या है कि ये किस तरह का टैक्स है? ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है, माने अप्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर है अर्थात आप इसे सरकार को डायरेक्टली नहीं देते, दुकान में सामान खरीद कर आप चुका दिए करते हैं। जैसे मान लो आपने हल्दी का पैकेट ले लिया, आपने आइसक्रीम ले ली, जूते ले लिया आपने, तो उसमें लिखा होता है एमआरपी। एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस इंक्लूडिंग टैक्सेस। तो उसमें उसका जो दाम आप पे करते हैं उसमें टैक्स ऑलरेडी जमा कर रखा होता है। तो जो ही आपने उसे परचेज किया तो ही आपने टैक्स भी दे दिया। तो यहाँ आप और सरकार के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। आप दुकानदार के पास गए, सामान लिया और जो कीमत आपने अदा करी उसमें टैक्स भी इंक्लूड था। तो इसे बोलते हैं इनडायरेक्ट
टैक्स अप्रत्यक्ष कर, ये जीएसटी अब इसे कहते हैं हम लोग। पहले इसके कई नाम थे। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे वो 17 तरह के थे, 17 टाइप्स के थे। तो सरकार ने कहा कि भाई बहुत इसमें उलझन है, काफ़ी टैक्सेस हैं, उलझन काफ़ी है, कन्फ्यूजन काफ़ी है, क्यों ना इन 17 टैक्सेस को हटाकर सीधे एक जीएसटी लाया जाए, कन्फ्यूजन कम हो जाए। पहले सेल्स टैक्स, वैट, सेंट्रल, बहुत सारे एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ये सारे टैक्सेस खत्म कर दिए गए और लगाया गया एक ही टैक्स, नाम उसका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड इसे एक देश एक कर भी कहा गया। एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स, एक भारत एक कर, नाम उसका जीएसटी। तो जीएसटी का एक अपना ही मतलब रोल है इकोनॉमी के अंदर, उसने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। इकोनॉमी में काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो अनकैलकुलेटेड थी, जीएसटी कारण जो है वो। ग्रेट हिमालयन पार्क, पिन वैली पार्क, ये कौन है भाई? खीरगंगा पार्क, अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि पहले टैक्स देने का तरीका क्या था कि जैसे किसी पर्सन ने टैक्स कैसे भरना है ऑफलाइन तरीके से। पहले टैक्स कैसे भरे जाते थे? ऑफलाइन, कागजी कार्रवाई थी। जीएसटी कैसे दिया जाता है? ऑनलाइन। तो ये बढ़िया सिस्टम हुआ, ट्रू के नहीं है? अब जीएसटी में अगर डीपर जाएंगे तो फिर इकोनॉमिक्स का मामला हो जाएगा। फिलहाल इसको पॉलिटी तक सीमित रखते हैं और ये जानते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सी अमेंडमेंट थी? 101 की, 2016 में ये लाई गई थी। और जब ये कानून पास हो गया तो एक तारीख है जिस तारीख से जीएसटी देश में लागू हो गया था। वो तारीख क्या थी? हाँ जी, हाँ 1 जुलाई 2000। हाँ बोलो। 17 से भारत में जीएसटी लागू हो गया था। स्टार्टिंग में लोगों को काफ़ी दिक्कत आई। स्टार्टिंग में लोगों को काफ़ी दिक्कत आई कि भाई हमें टैक्स जमा करने में दिक्कत हो रही है, हमें लैपटॉप चलाने नहीं आता। दुकानदार जो राशन देते थे पहले बेचारे कागजी कार्रवाई करते थे ना पेन कॉपी से, अब उनको लैपटॉप पे एक आदमी रखना पड़ जा रहा है वहाँ पर, जिसकी सैलरी 6-7 हज़ार देनी पड़ जा रही बिना मतलब के। उनको ही लग रहा था, मगर तब थोड़ा सा बर्डन फील हो रहा था कि देखो एक एम्प्लॉय हमें यहाँ पे, देखो जिनके बच्चे पढ़े लिखे थे उन्हें दिक्कत नहीं हुई, उन्हीं के बच्चे आ गए दुकान के ऊपर और उन्होंने संभाल लिया सारा काम। पर जो इस फील्ड में नहीं थे उनके बच्चे, उनको एक पर्सन हायर करना पड़ गया सिर्फ इसी काम के लिए कि तुम दिन में जो भी बिल होंगे वो टाइप करने हैं, अपलोड करने हैं। तो उनका जो मान लो कमा रहे थे 30,000 रुपये, तो उसमें से 5-6 हज़ार रुपये देने पड़ जा रहे हैं। तो थोड़ा उनको बुरा लगा। पर लॉन्ग टर्म के अंदर ये बढ़िया सिस्टम है, क्योंकि एक देश एक कर होगा और ऑनलाइन तरीके से होगा, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है। और हमारे देश में समस्या अभी क्या रही है कि एक देश एक कर एग्जैक्टली नहीं है। जीएसटी के काफ़ी टाइप्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5 कैटेगरी हैं। जो लोग गरीब हैं इस देश में, उनको टैक्स देना पड़ता है 0। आप बोलेंगे कैसे 0 दे रहे हैं? क्योंकि गरीब आदमी जो सामान यूज करता है उस पर टैक्स 0 कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, गरीब आदमी यूज करेगा खुले में सामान, खुला सामान मतलब जैसे कि दाल खुले में आती है, कोई टैक्स नहीं है। चावल खुले में आते हैं, सस्ते वाले खुले में आते हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। महंगे वाले पैकिंग में, कोई इंडिया गेट, कोई फलना गेट, चाइना गेट, राइट, ऐसे ऐसे चावल आते हैं ना। तो अब अगर पैकिंग है ना तो टैक्स है।
क्योंकि पैकिंग है तो आप इंडिया गेट के चावल खाने जा रहे हैं। चावल में भेदभाव क्यों कर रहे हैं आप लोग? चावल से रखो मतलब, पर आपको टेस्ट से मतलब है, टेस्ट कि नहीं चावल पकाएं तो खुशबू मोहल्ले मोहल्ले में जाए। तो फिर नेचुरली आपका पर्पस भूख नहीं मिटाना है, आपका पर्पस है कि थोड़ा सा लग्जरी लाइफ दिखाना, कि हमारे चावल जो हैं वो मतलब ऐसे हैं, या मतलब जो भी, कई लोग थोड़ा दिखावा भी करते हैं। जैसे मान लो नॉर्मली वो नॉर्मल चावल खाएंगे, पर आप उनके यहाँ चले गए तो फिर अलग ही सिस्टम है। इट मीन्स वो जो दिखावेपन वाले चावल हैं जो पैकिंग में आते हैं उन पे टैक्स होगा, और खुले में है जिसको दुकानदार तोलता है, इज इट नॉट, सस्ता चावल मोटा चावल, वो होगा 0% में। दाल तोल के लेते हैं तो टैक्स फ्री है, पर आप अगर पैक करके लेते हैं, दाल में पैकिंग ज़्यादातर है नहीं, बाबा रामदेव पैकिंग कर दी है, रामदेव पता नहीं क्या। दाल ज़्यादातर 50 रुपये, सॉरी, जैसे मान लो अगर राजमा की दाल लेते हैं आप, तो राजमा की दाल 150 की भी है, 130 की भी है, और 200 रुपये की भी है। आती खुली है वो, है कि नहीं है? बाबा रामदेव की पतंजलि की दाल भी है, दाल राजमा, और पैकिंग में है, पैकेट है, ब्रांड है, तो टैक्स पड़ेगा। इसलिए नमक लेंगे आप खुले में तो टैक्स नहीं पड़ेगा, पैकेट में लिया तो टैक्स पड़ेगा। पर खुले में नमक कहाँ मिलता है? तोल के दी नहीं मिलता है। मगर ये जो जानवर का नमक मिलता है, एक ज़माने में लोग भी वैसा नमक खाया करते थे, उसे पीस कर खाते थे। वो मतलब आप देखा आपने वो कभी, वो मतलब मोटा सा होता है, ऐसे ऐसे पत्थर जैसा, वो उसे गुम्मा नमक, उसे वो लाते हो फिर पीसते उसको, पीस कर उसको डब्बे में भरते थे एक ज़माने में, वो फ्री है। पर टाटा नमक वो फ्री नहीं है, वो ब्रांड है, प्लस उसमें उसमें मिनरल्स ऐड किए हैं, मिनरल्स ऐड किए हैं, वो टैक्स फ्री नहीं है। तो मैंने खुले में जो सामान होगा वो टैक्स फ्री है, इसलिए गरीब लोगों का ज़्यादातर जो सामान है इस्तेमाल करने वाला, उसमें कोई टैक्स नहीं है। जैसे जिन कपड़ों की ब्रांड नहीं है, लोकल कपड़े, अर्थात टी शर्ट 500 रुपये से नीचे पे कोई टैक्स नहीं है, और 1000 रुपये के जूतों के नीचे कोई भी टैक्स नहीं है। आपका शू मान लो 700 रुपये का है, टैक्स फ्री है। आपका टी शर्ट जो है 500 रुपये का है, या 490 रुपये का है, या 250 रुपये का विशाल मेगा मार्ट में 300 का ले आए मान लो, वो टैक्स फ्री होंगे, वो टैक्स फ्री होंगे। मगर 500 से ऊपर गए तो टैक्स पड़ जाएगा। जूते आपके 1000 से ऊपर गए तो टैक्स पड़ जाएगा। अब जूते कपड़े तो गरीब आदमी इस्तेमाल करेगा ना, ताकि उसको राहत मिले, गरीब आदमी के सामान पे टैक्स ना हो, उसको राहत रहे, इसलिए 0% की कैटेगरी रखी गई है। उसके बाद फिर थोड़ा हल्का फुल्का, जैसे साबुन नहाने वाला, गरीब आदमी साबुन से नहाएगा क्योंकि मिट्टी से नहाएगा, मगर यहाँ थोड़ा सा टैक्स रखा गया है। साबुन पे टैक्स है 5% का, और शैम्पू पे 12% का। साबुन से नहाना मजबूरी भी है, साबुन चाहिए, मगर शैम्पू यूज़ करना लग्जरी है। बस है कि नहीं है? क्या आप साबुन से सर नहा सकते हैं ना, तो फिर शैम्पू क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो शैम्पू मीन्स लग्जरी। पर कई लोगों का मानना है कि साबुन के अंदर वो न्यूट्रिशन नहीं है जो बालों को चाहिए, गंजे हो जाएंगे, शैम्पू लगाना पड़ेगा, राइट? गंजे होने का डर है तो फिर शैम्पू पे टैक्स पे करो, राइट? मगर आपको बस नहाने से मतलब है तो फिर साबुन पे 5% है वो टैक्स। एक साबुन आती है कपड़े धोने वाली, खुले में आती है, तोलते हैं उसको, फिर 1.5 किलो 2 किलो साबुन, वो टैक्स फ्री है। और जो पैकिंग में आती है छोकरा, जो भी, वो नहीं है, ऐसे कि नहीं है, पता नहीं मेरे को, यही साबुन का नाम निरोल, राइट? छोकरा, ये है कि नहीं नाम उनका? और कौन नाम है? ग्रीन? नहीं, रिन तो ब्रांड है। रिन पे तो अच्छी ब्रांडिंग लगी होती है ना, रिन साबुन, वो कहाँ आती पैकिंग में चार ऐसे से। मैं सफेद साबुन की बात कर रहा हूँ, जो कपड़े धोते हैं इसके साथ हम लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो तशरीफ रखें। नाउ सी व्हाट आई एम सेइंग इज, एक साबुन होती है बाजार में जो थोड़ी काली और ब्राउन सी होती है, कपड़े धोते हैं, वो खुले में मिलती है,
नूर सॉरी जसूर जाओ, दुकानें दुकानें ऐसी तोल के साबुन देते हैं, वो तोल के 10 किलो 5 किलो साबुन तोल के आती है वो। तो जो तोल के आती है वो साबुन पे कोई टैक्स नहीं है, पर इसमें एक बाहर कवरिंग लगी हुई है कि निरोल या छोकरा ऐसा ऐसा, तो उस पर टैक्स पड़ेगा। तो हुआ ये, बड़ी विचित्र बात है, छोकरा नया नया ब्रांड था छोकरा, और उसकी ऐड आती थी इस पे HRTC की बसेस के ऊपर भी, छोकरा साबुन कपड़े धोने का। अब ब्रांड बन गया, ब्रांड बन गया, अब ब्रांड पे टैक्स होगा। तो उसने क्या करा, छोकरा ने अपना नाम ही मिटा दिया अपने साबुन से, और उसने बिल्कुल वाइट उसमें लपेटा और देना स्टार्ट कर दिया कि टैक्स पड़ रहा, लोग नहीं ले रहे थे उसको, टैक्स पड़ने से महंगा हो रहा था, वो वाला सामान था। तो फिर लोग ज़्यादातर, जैसे देखो लोग इंडिया में, हिमाचल में थोड़ा ना है, यूपी बिहार झारखंड से बड़े गरीब लोग हैं ये लोग, ये चाहते हैं सस्ता साबुन मिले। ये दुकान पे जाते हैं, बोलते हैं फलना साबुन कितने का, फलना इतने का, ये कितने का, उतने का है। तो उनको महंगा लगा, बिक्री कम हो गई। दैट इज वाई खुले में सामान होगा तो 0% टैक्स, और पैक कर दिया तो टैक्स पड़ जाएगा उस चीज़ के ऊपर। बाकी 28% लग्जरी वाली आइटम है। लग्जरी मतलब समझते हैं ना, लग्जरी मतलब जैसे कि, मतलब जो आपको लग्जरी, हाँ जी लग्जरी मीन्स व्हाट, परफ्यूम्स नहीं, चलो वो तो ठीक है, मगर लग्जरी एज सच, एक लग्जरी मीन्स जो आपको थोड़ा सा हाई क्लास फील करवाए। जैसे कुछ मेरे बिहारी फ्रेंड अथी बोलते थे, यार अथी वो उसका मतलब क्या कोई नहीं जानता है। तो कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मीनिंग नहीं साफ नजर आते, मीनिंग क्या है उसका। तो लग्जरी मीन जो आपको थोड़ा क्लासिक रिप्रेजेंट करे, आप क्लास आपकी रिप्रेजेंट करे, दैट इज कॉल्ड लग्जरी। जैसे मान लो घर में चेयर तो आप प्लास्टिक की रख सकते हैं ना, ऐसी वाली चेयर, तो ऐसी वाले ये वाली चेयर देखी आप लोगों ने, नहीं देखी तो बाढ़ में जाओ, ये पीछे लग्जरी चेयर ये नहीं है ना, पर इस पे बैठ सकते हैं ना आप लोग। हाँ वो जो है पीछे, सही बात, वो पीछे चेयर कौन सी है, टेंट वाली चेयर, नॉर्मल चेयर, ये लग्जरी चेयर नहीं है। इस पे कोई टैक्स नहीं है, 300 350 600 रुपये 500 रुपये की आती है कि नहीं है। पर क्वेश्चन लगे हो और बैंड होती हो, घूमती हो, वो लग्जरी है। आप चेयर पे बैठना चाह रहे हैं, घूमना चाह रहे हैं, बस है कि नहीं। आप चाहते भी सो भी सके बीच में, बीच में जैसे मान लो अगर दिन में लंच वंच करके आधे घंटे नैप लिया जाए, तो वो चेयर जो आपको नैप दिलवाएगी वो थोड़ा क्वेश्चन और प्रॉपर एंगल पे बैंड कराएगी आपको, ताकि पीठ दर्द भी ना हो। इस पे अगर लेटेंगे तो कुर्सी बैंड हो गई होती है, अंकल कई बार लोग लेट जाते हैं ऐसी कुर्सी में तो अंकल लेट जाते हैं, मान लो कभी यहाँ गिर रहे होते हैं, वहां गिर रहे होते हैं, कई प्लास्टिक उनकी कमर की तरह वो बिल्कुल ऐसे हो चुकी है कुर्सी पीछे को, और बिल्कुल ये फट रही है। तो इस कुर्सी को आराम नहीं है, बैक पेन हो जाएगी शाम तक जो उस पर रेस्ट करेगा। तो बस है कि नहीं है। पर आप चाहते हैं को लग्जरी एक्सपीरियंस मिले, तो फिर महंगी कुर्सी हो जाएगी। वो फिर लग्जरी आइटम पे 28% है वो टैक्स है, और सरकार ने ठीक भी किया है, गरीबों पे टैक्स नहीं पड़ना चाहिए, और अमीरों से टैक्स खुल के लो। क्योंकि अमीर आदमी जो है, देखो जीने के लिए क्या चाहिए होता है, खाना, एक छत, सर्दी धूप गर्मी से बचाए, कपड़े जो हमारा शरीर ढक ले, यही है कि नहीं, रोटी कपड़ा मकान बेसिक है कि नहीं है। इसके अलावा सब ताम झाम और नौटंकी है सारी। घड़ी पहननी है 250 रुपये के टाइम वो बता देगी, मगर 2.5 लाख की घड़ी नौटंकी है कि नहीं है कि नहीं। रॉलेक्स घड़ी पहनना मतलब क्या, थोड़ा दिखाना ना, टाइम तो कोई भी घड़ी दिखा सकती है। जूते, ताकि पैर ना दुखे, या पैर मतलब आपके नंगे पैर चलेंगे कांटा चुभेगा जो भी होगा, घर में जगह रोड है ऐसा। पर आप जूते पहनते हैं 500 600 700 रुपए के, 800 रुपए के, 1000 तक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। और उसके बाद आप लग्जरी ढूंढते हैं, लग्जरी, बस है कि नहीं है, कि आपको जूता नहीं चाहिए, आपको क्लासिक जूता चाहिए। मगर ये बात भी सही है, जो जूते महंगे वाले होते हैं उनमें कुछ क्वालिटी तो होती है ना, इसमें कोई शक नहीं है। बट फिर वही बात है कि अगर आप चाहते हैं बड़ी अच्छी क्वालिटी तो पे करिए उसकी, इसके लिए। और आपकी पॉकेट अलाउ करती है 6,000 का जूता या 12,000 का जूता, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर जब आपका जूता 12,000 का आ सकता है तो इससे 15 लो। फिर इसको जूते से मतलब नहीं है, इसको मजे मतलब है इसको लग्जरी से। एक बार मैंने मेरे दोस्त ने स्पोर्ट्स शूज़ लिए हुए थे, वो क्रिकेटर था और स्पोर्ट्स शूज़ थे उसके पास। उसके शूज़ थे 13,000 रुपये के। मैं कहा 13,000 के जूते ये पहन रहा है, ये लोग तो यूं ही पहनते हैं, 12,000 13,000 उनके नॉर्मल जूते हैं वो। तो जब मैंने पहने हैं ना जूते, वो वॉक करने का जो मज़ा आया ना,
सीरियसली ऐसा लग रहा है कि जूते मेरे को धक्का दे रहे हैं, चल आगे से। और दूसरे जूते जो सस्ते वाले होते हैं वो तो आपको रोक लेते हैं कि नहीं जाने देंगे तुम्हें, बस थोड़ा चलो और भी चुप, वो पैर में चुभते हैं, आप रनिंग नहीं कर सकते उनके साथ। सीरियसली एक अच्छा रनर सस्ते जूते पे रनिंग नहीं कर सकता है। मगर फिर क्या किया जाए, गवर्नमेंट को कोई रास्ता चुनना ही चुनना है। अगर आपको सिर्फ जूते चाहिए सस्ते वाले, कोई टैक्स नहीं है, बट आपको चाहिए लग्जरी उसमें फीलिंग, तो टैक्स देना पड़ेगा। से जी बाकी जैसे परफ्यूम हो गया, ये भी लग्जरी है कि नहीं है? परफ्यूम लगाने का औचित्य क्या है, मगर लगाना जरूरी भी है, बट एक जमाने में लोग नहीं यूज करते होंगे इस चीज को। यदि आदमी रोज नहा के आए उसे परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा सच भी नहीं है। पर ये बात तो साफ होती है कि परफ्यूम लगाना कोई नेसेसरी नहीं है, और आप नहीं भी लगाएं तो भी क्या दिक्कत है। पर लगाना मीन्स महकना चाहते हैं। और असली बात क्या है, ये पर कंपटीशन होता है। जैसे मान लो किसी ने परफ्यूम लगाया कोई 5-6 हज़ार रुपये वाला जो परफ्यूम है, अलग ही आएगी खुशबू उसकी, है कि नहीं है? गुजरेगा एकदम नोटिस होगा, तो गुजरेगी तो एकदम नोटिस होएगी, बात है कि नहीं है? तो जब जिनको थोड़ा अपने आप को अलग दिखाना है, क्लास रिप्रेजेंट करनी, फिर तो टैक्स दो, और ठीक भी है, टैक्स लेना भी चाहिए, राइट। फिर गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, बाइक हैं। जैसे अगर आप लेते हैं स्प्लेंडर, छोटी सी बाइक स्प्लेंडर लेते हैं, एवरेज काफ़ी अच्छी है, लग्जरी फीलिंग कोई नहीं है, पत्थर पर चढ़ेगी तो आपकी कमर तोड़ देगी वो, और गड्ढे में चढ़ेगी तो। स्प्लेंडर 50 किलोमीटर चलाना मीन्स रात को पीठ दर्द होगी। जो रोज चलाते हैं उनको आदत हो गई हुई है, प्रैक्टिस की बात है नहीं ये। और उसमें कोई इतना लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं है, उसके सॉकर अच्छे नहीं है। मगर थोड़ी सी आप अच्छी बाइक लें, जैसे मान लो थोड़ी अच्छी क्या, जैसे हार्ले है, या जैसे रॉयल इनफील्ड की महंगी बाइक कुछ आती हैं, या बजाज में अच्छी महंगी बाइक आती हैं, वो गड्ढे वड्ढे फील ही नहीं करती, गड्ढे में गई है तो इसका मतलब क्या हुआ, उनमें कुछ लगी है टेक्नोलॉजी, इस कारण से लग्जरी फीलिंग वो पहुंचा रही है। सेम सस्ती गाड़ी जैसे ऑल्टो हो गई या कुछ हो गई, या कुछ टाटा की छोटी सस्ती नैनो, ऐसी गाड़ियां हैं, अब उन्हें बैठेंगे तो गड्ढे वड्ढे में एकदम वो झटका मारेंगे, है कि नहीं है? मगर जैसे मर्सिडीज है या फॉर्चुनर है, ऐसी गाड़ियां गड्ढे तो फील ही नहीं होते, गड्ढे हैं कहाँ पे, आराम से उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, शॉक्स को, वाइब्रेशन को अब्जॉर्ब कर लेती है, तो फीलिंग ही नहीं आती है, रोके नहीं है। तो जिनको जितना आप गुड़ डालेंगे उतना फिर मीठा हो जाएगा, तो जो लोग जितना खर्च कर सकते हैं उतना पे भी करें फिर उस चीज़ के लिए। फिलहाल तो जीएसटी वाला मुद्दा हमारा खत्म हुआ। अब हम बात करेंगे 102वां संशोधन, 102 अमेंडमेंट। 102 संशोधन। ब्रैकेट में 2018। अच्छा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे महंगी चीज़ पहनने में और सस्ती चीज़ पहनने में फ़र्क है कि कोई फ़र्क नहीं है, दिमाग का खेल है सारा? फ़र्क होता है महंगी सस्ती चीज़ में कि नहीं होता है? होता है। तो आपके अकॉर्डिंग ब्रांडेड कपड़े पहनना या ब्रांडेड सामान लेना पैसे की वेस्टेज है, या आपको लगता है कि नहीं नहीं बात होती है तो लेते हैं, या फिर दिखावापन मात्र है, सिर्फ दिखावा करना, ऐसे 9,000 रुपये की टी शर्ट ले आए या 15,000 रुपये की ट्राउज़र ले आए, ये दिखावापन है या फिर सच में वो ठीक है? हाँ जी, दिखावा है, मैंने कपड़े में खास डिफरेंस नहीं होता। स्मॉल टी शर्ट एक मिलेगा को 500 रुपये, एक मिलेगी 5,000 रुपये की, फर्क होता है कि, पर क्या इतना फर्क है कि 500 और 5,000, कि नहीं इतना फर्क? या वो हमें लूट रहे हैं हमें ब्रांड के चक्कर में डालकर, उसकी वर्थ 1,200 रुपये और बेच रहे हैं उसको 5,000 में? क्या सच में 5 गुना 10 होता है? क्या 10 गुना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ती है, या ये सारा दिमाग का खेल है? एक्चुअली चक्कर क्या है ना, दिमाग का खेल क्यों ना हो, हाँ जी, स्टेटस है, दिमाग का खेल क्यों ना हो, मगर आदमी दिमाग से ही क्या फील करता है, पॉजिटिव।
सही कि नहीं है? ऐसे एग्जांपल देता हूँ, जब एक बार शूटिंग मुगल आजम फिल्म देखी आप लोगों ने? मुगल आजम ये देखिए, रणधीर कपूर, अनारकली, थोड़ा ऐसा बोलता है वो, देखिए आपने? रणधीर कपूर अकबर बना हुआ, रणधीर नहीं सॉरी, पृथ्वीराज कपूर, उसका, इनका बाप जो ऋषि कपूर और ये जो सारे लोग हैं, नहीं नहीं ऋषि कपूर का बाप ही हुआ, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राज कपूर का बाप के पिता ये हुए, और ठीक है। तो पृथ्वीराज कपूर इज कॉल्ड द ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। वैसे ये फाल्के हैं, दासा फाल्के, मगर इनको भी काफ़ी बड़ा मानते हैं। इनकी फैमिली से ही निकले, करीना कपूर, ये रणबीर कपूर, सारे इनकी फैमिली के ही हैं, करिश्मा कपूर, सारे उधर से निकले हैं सारे ये। तो उसमें अकबर का रोल किसने प्ले किया? पृथ्वीराज कपूर ने। और सलीम ने जो जहांगीर का रोल था वो प्ले किया था, दिस यूस दैट इज बोलते इसको, उनको यूसुफ है मगर दिलीप कुमार, तो दिलीप कुमार ने वो रोल प्ले किया था, वही अनारकली और फलना सारा वो जो है। तो उसमें जब रणधीर कपूर को डायलॉग्स दिए जा रहे, भी आप बोलो ये चीज़, अकबर ऐसा बात कर रहा है, तो रणधीर कपूर के डायलॉग्स में क्वालिटी नहीं आ पा रही थी। तो डायरेक्टर कह रहा है कि भाई आप अकबर की तरह फील करो, अकबर कैसे बात करता होगा वैसे बात करो आप। तो डायलॉग में वो बात ही नहीं आ रही है, वो क्वालिटी नहीं आ पा रही कि एक शहनशाह हिंदुस्तान, मतलब अकबर बात कर रहा है, वो चीज़ आ नहीं रही है। तो वो लाने के लिए उस समय के डायरेक्टर आसिफ ने स्पेन से जूते मंगवाए, उस जमाने के 2.5 लाख के जूते। यह 1957 के बाद मुगल आजम बन रही थी, और 2.5 लाख के जूते मंगवाए गए। आज के ज़माने में 2.5 लाख मीन्स 5 करोड़ रुपए, 5 करोड़ के जूते चक्कर आ जाएगा सुनकर ही, 5 करोड़ का जूता आ रहा है बनकर स्पेन से। तो उनको उन्होंने पहनाया कि रणधीर साहब आप जूता ये पहने, नए जूते आपके लिए लाए हैं, तो उसने पहन लिए फटाफट। तो अब उन्होंने बोला कि शॉट रेडी है, शॉट रेडी है। तो असिस्टेंट ने बताया कि सर ये स्पेशल जूते स्पेन से लाए गए हैं, क्योंकि अकबर बहुत रिच था, तो अकबर के पैरों में थोड़े महंगे जूते होने चाहिए। मैं पूछा रेट क्या है इसका? 2.5 लाख। रणधीर कपूर सुन हो गया कि 2.5 लाख के जूते मेरे पैरों में है। उसके बाद उसने डायलॉग बोले है ना, वो फील में आ गया अकबर, मतलब मेरे आपके पैरों में 4,000 का 4 करोड़ का जूता हो, फिर आप क्या फील करेंगे? कि मतलब सबको लात मारते जाए और ऐसी तैसी, है कि नहीं है? तो अगर आपके पैरों में इतना महंगा जूता डाल दिया जाए, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ होगा? इसलिए अमीर आदमी सोचते नहीं कि कैसे क्या फ्यूचर होगा, उनको पता है ऐसे बना लेंगे, ये फैक्ट है। जिनके घर अमीर लोग रहते हैं या अमीर फैमिली होती है, अंबानी का बेटा सोचता होगा कि मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, वो सोचता कि $1,000 की कंपनी बनाऊंगा। ड्रीम उनके बड़े हैं, क्योंकि वो रहे ही अच्छे फैमिली में, उनको बड़ी चीज़ सोची उन्होंने और उन्होंने बड़ी चीज़ देखी हुई है। दैट इज़ वाई ज़्यादातर केसेस में जो ये महंगी चीज़ें ये लोग पहनते हैं, ये उनको थोड़ा सा, इनका मॉरल बूस्ट करती है, इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है, और ये फैक्ट है। तो खैर छोटी चीज़, अब इसमें क्या डिस्कस करना है। बहरहाल 102वां संशोधन किस बारे में था? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राइट? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो NCBC। देखिए अंडरस्टैंड करिए, बैकवर्ड क्लासेस क्या होती हैं, जानते हैं आप? अच्छा, नेशनल कमीशन में राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग। बैकवर्ड क्लासेस मीन्स OBC, जैसे अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं। एक है SC, एक है ST। SC मीन्स दलित, शोषित। दूसरा ST ट्राइबल, दिक्कतें परेशानी फैसिलिटी नहीं, तरक्की में पीछे रह जाने वाला, शेड्यूल्ड ट्राइब। हाँ जी, आ रहा हूँ मैं। OBC और क्या, दिमाग में कोई बात आई होती है ना, उतर ही जाती है। चलिए ठीक है, जो भी था। अदर बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी की सेफ्टी के लिए,
इस कमीशन को बनाया गया। जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट को कोई भी दिक्कत, हैरेसमेंट, परेशानी, अपर कास्ट का व्यक्ति शेड्यूल्ड कास्ट को शोषित करे, वो कहाँ जाए? पुलिस के पास। पुलिस तो इन ब्राह्मण और राजपूतों की पुलिस है। देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ब्राह्मण और क्या राजपूत है ना सारे पुलिस के अंदर, तो शायद वो उनका मजाक उड़ाएंगे। न्याय कैसे मिले उनको? तो वो जाएंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास, तुरंत उनका निपटारा होगा केस का। मान लो कोई एसटी है, तो उनके लिए क्या बना हुआ है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, वहाँ जाए। एक महिला पर जुल्म होते हैं, शोषण होते हो, कहाँ जाए? नेशनल कमीशन फॉर विमेन, उनके लिए बना हुआ है। जो भी समाज में दबा कुचला शोषित वर्ग है उसके लिए काम किया गया है, और महिला भी उसमें ही आती हैं। एंड दैट इज वाई अदर बैकवर्ड क्लासेस का कोई था ही नहीं कमीशन। वो कहाँ अपील करे, वो किसके पास जाए? इनका शोषण हो वो कहाँ जाए? तो कहाँ जाइए फिर? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। ये कब क्रिएट हुआ? 2018 में, और अमेंडमेंट थी 10। एक्चुअली मैं वहाँ जाता हूँ। वैसे क्लास का आपका टाइम ख़त्म भी हो गया हुआ है, दूसरी क्लास वाले वेट करें ज़रा।